हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है सीयूटी स्पेशलिस्ट क्लास है, जिसमें आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट के बारे में कि जो डिटर्मिनेंट का बेसिक कंसेप्ट है वो सारा कुछ हम एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। डिटर्मिनेंट आप लोग समझ चुके हैं, ऑलरेडी आपने किया हुआ है, बस उसको एक बार हमें रिवाइज करना है ताकि जितनी भी चीज़ें आपने पहले पढ़ी थी वो सारी की सारी आप रिकॉल कर सको। तो वो सारे के सारे जो भी कंसेप्ट होगा डिटर्मिनेंट का आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। साथ ही एक चीज़ आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि सीयूटी अप्लाइड मैथमेटिक्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ आप वीडियोज़ को शेयर करें ताकि उनकी तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से हो सके। और सीयूटी का जो सिलेबस है कंटिन्यूसली आपको यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगा, और जो बच्चे पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और जो यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं वो यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्लासेस डेली मैं सुबह 10 बजे अपलोड कर सकूँ। फिर भी एक आध दिन हो सकता है मिस हो जाए, बाकी कोशिश होगी कि रेगुलरिटी आपकी बनी रहे और 10 बजे सुबह आपको ज़रूर क्लास आपको मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में जैसा मैंने बताया कि डिटर्मिनेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट का जो बेसिक कंसेप्ट है, डिटर्मिनेंट की जो डेफिनेशन है, डिटर्मिनेंट की जो डेफिनेशन है वो भी अपने आप में एक क्वेश्चन का काम करती है कि आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या है यहाँ पर? डिटर्मिनेंट फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ की स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते। AIJ बिलोंग्स टू R, मतलब जो भी हमारे पास आएंगे वो रियल नंबर होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, वो हमें पता ही है। वी कैन एसोसिएट ए यूनिक रियल नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A एंड डिनोटेड बाय दिस और दिस सिंबल। तो वहाँ पर हमसे एक जो नंबर हम निकालते हैं किसी मैट्रिक्स से, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से जो नंबर एक रिलेट करता है, उस रियल नंबर को हम बोलते हैं उसका डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट को जब हम डिनोट करेंगे या तो ऐसे डिनोट करते हैं या फिर हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब डिटर्मिनेंट हम निकालते कैसे हैं? अगर 1 बाय 1 का डिटर्मिनेंट बात करें, 1 बाय 1 मतलब एक ही एलिमेंट है, वो एक एलिमेंट है तो उसका डिटर्मिनेंट भी वो खुद ही रहेगा। मान लो हमने डिटर्मिनेंट निकालना है 2 का, तो इसका डिटर्मिनेंट 2 ही रहेगा, इसमें तो कुछ हमें करना नहीं। अगर हम डिटर्मिनेंट 2 बाय 2 का निकालते हैं तो लिखा जैसे हमने 1 2 3 4, तो इसका डिटर्मिनेंट करेंगे हम, आ जाएगा 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, तो ये बन गया आपका 4 माइनस 6, यानी आंसर आ गया -2। तो -2 इसका डिटर्मिनेंट हो गया। डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ये मत देखना कि भाई ये साइन लगा हुआ है, मॉडुलस का साइन नहीं है। मैं रिकॉल फिर एक बार करा दूं, मॉडुलस का साइन नहीं है, ये सिर्फ डिटर्मिनेंट का साइन है। डिटर्मिनेंट कोई भी रियल नंबर आ सकता है। अगर 3 बाय 3 का डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम, जैसे 1 2 0 1 3 5 1 2 2, इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो 3 बाय 3 का डिटर्मिनेंट आप किसी भी रो से, किसी भी कॉलम से, कैसे भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अगर हम फर्स्ट रो को यूज़ करें तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 1, फिर 1 जिस रो में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है उसको हम छोड़ देते हैं, बाकी जो हमारे पास बचता है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 3 2 6 माइनस 5 2 10। पहला जो मल्टीप्लिकेशन है आपको हमेशा इस डायरेक्शन में करना है, 3 2 6, फिर -5 इंटू में 2 10। उसके बाद फिर हम यहाँ लेते हैं -2। जब आप ये वाला एलिमेंट लोगे तो हमेशा माइनस का साइन लगाना है। अब इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 1 इंटू 2 2, फिर माइनस का साइन 1 इंटू 5, ये आ गया आपके पास 5। तो यहाँ से देखोगे तो 6 माइनस 10। अच्छा, आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है, आगे यहाँ पर 0 है। अगर हम 0 लिखते हैं और 0 के बाद ब्रैकेट में यहाँ कुछ भी लिखेंगे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आंसर तो वो 0 होना है। तो उसको आपको दोबारा लिखने की और कुछ ज़रूरत नहीं है, मतलब 0 कहीं पर आता है तो उस वाले स्टेप को आप स्किप कर सकते हो। तो यहाँ 6 माइनस 10 आ गया -4, इधर से -3 और इंटू में -2 प्लस 6 हो गया, आंसर आ गया 2। और डिटर्मिनेंट आप कहीं से भी निकाल सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको रो 1 से ही निकालना है। आपको लग रहा है कि भाई मेरे को रो 2 से आसान पड़ेगा, रो 3 से आसान पड़ेगा, वहाँ से निकाल दो। जैसे मान लो हम यहाँ पर इसको रो 2 से निकाल या कॉलम से निकालते हैं, कॉलम 1 से निकालते हैं, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। अब इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, वही 6 माइनस 10 -4 हो गया। फिर ये वाला एलिमेंट लेंगे तो माइनस का साइन। जब भी ये 4 एलिमेंट लेंगे आप तो हमेशा उसके आगे माइनस का साइन लगाना है, ये चीज़ ध्यान रखें, ठीक है। -1 किया हमने। अब इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहाँ से आएगा 4 माइनस 0, तो बन गया 4। फिर लास्ट में ये +1 आ गया। इस रो को इस कॉलम को छोड़ेंगे, आ जाएगा 10 माइनस 0। तो यहाँ से -4, यहाँ से -4, -8 बन जाएगा, +10 इधर है ही, तो आपके पास आंसर बन गया 2।
तो डिटरमिनेंट आप कहीं से भी निकालो, डिटरमिनेंट आपका सेम ही आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके माइनर्स के बारे में। माइनर्स क्या होते हैं, अगर बाय डेफिनेशन हम बात करें, क्योंकि आपसे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है ना उसमें भी ये आपको चीज़ें मतलब बेसिक पता होना चाहिए कि माइनर है क्या। ये नहीं कि सिर्फ निकालना आता है, सर माइनर निकालते ऐसे हैं। निकालने के अलावा बाय डेफिनेशन या स्टेटमेंट में कैसे उसको एक्सप्रेस किया जाता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि व्हाट इज़ द माइनर। तो माइनर इज़ ए डिटर्मिनेंट। माइनर भी एक डिटर्मिनेंट ही होता है, किसका, ऑफ ऑर्डर n, एंड n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 होनी चाहिए, यानी अगर 1 by 1 का आप माइनर निकालना चाहो तो पॉसिबल नहीं है, यानी 2 या उससे ज़्यादा का ऑर्डर होना चाहिए, तब आप माइनर निकाल सकते हो। देन द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1 ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिटरमिनेंट आफ्टर डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। जिसका आप माइनर निकालने वाले हो उसकी ith रो और jth कॉलम को डिलीट कर दो। उसको निकालने के बाद, डिलीट करने के बाद जो आपके पास बचता है वो होता है माइनर, ठीक है। और उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ऑफ m से। कैसे, फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास, क्योंकि 2 by 2 ऑर्डर से कम तो लेना नहीं है, तो हम एक 2 by 2 ऑर्डर लेते हैं पहले, 2 3 1 5। इसका माइनर निकालते हैं। अब माइनर आप इसका निकाल रहे हो, इसको डिनोट करेंगे m11 से। तो क्या कह रहा था कि भाई इस रो को डिलीट करो, इस कॉलम को डिलीट करो, बचा क्या 5, और 5 का डिटरमिनेंट निकालोगे तो 5 ही आएगा। तो यहाँ तो आ गया 5। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको डिलीट कर दिया, बचा 1, तो इसका माइनर आ गया 1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको डिलीट किया, माइनर आ गया 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसको डिलीट किया, माइनर आ गया 2। तो इस तरह से ये माइनर निकल गए। अब जब माइनर की हेल्प से ही आप कोफैक्टर निकालते हो, तो पहले कोफैक्टर एक 2 by 2 का डिस्कस करते हैं, फिर माइनर में 3 by 3 का बताता हूँ। तो यहाँ पर हम कोफैक्टर निकालते हैं, इसी का ही कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल A से या कैपिटल C से। तो कोफैक्टर हमारे ऐसे डिनोट करेंगे हम, A11, A12, A21 और A22। अब देखिए कोफैक्टर है क्या, माइनर इज द एलिमेंट ऑफ दिस इन द डिटर्मिनेंट, देन द नंबर -1 रेज टू पावर I प्लस j, -1 रेज टू पावर I प्लस j इंटू MIJ, यानी इंटू माइनर, इज कॉल्ड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट Aij एंड यूजुअली डिनोटेड बाय दिस एंड दिस। मतलब क्या हुआ कि जो माइनर आएगा उस माइनर को मल्टीप्लाई आपको करना है किससे, -1 की पावर I प्लस j से। I प्लस j क्या होते हैं, I और j उसका एड्रेस होता है कि भाई कौन सा एलिमेंट है वो। तो जैसे यहाँ 1 1 है, 1 1 का आप सम करोगे 2 आएगा, -1 की पावर 2 करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो यानी सिंपल लॉजिक ये है कि अगर इसका सम +1 आ रहा है तो जो माइनर निकला है आपका उसकी वैल्यू यही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप सम देख रहे हो 1 और 2 का सम ऑड आ रहा है, -1 की पावर अगर ऑड होगी तो नेगेटिव रहता है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 ना लिखकर -1 लिखेंगे, इसकी वैल्यू 3 ना लिख के -3 लिखेंगे, और इसकी वैल्यू आप लिखेंगे 2। मतलब कोफैक्टर में जब आप एलिमेंट निकालते हो, निकालने का तरीका जो माइनर का होता है वही रहता है। बस आपको क्या करना है, आपको बस एक चीज़ करनी है कि आपको जो साइन है चेंज करना है उसका, जहाँ पर सम आपको ऑड दे रखा हो, बस ये चीज़ एक्स्ट्रा करनी है, बाकी सब कुछ वैसे ही रहता है। एक 3 by 3 का एग्जांपल और समझ लेते हैं, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो हमने एक डिटरमिनेंट लिया यहाँ से 1 2 3 2 0 1 3 1 2, इन सब के माइनर निकाले। तो माइनर के लिए क्या करना है आपको, भाई जिस रो का और जिस कॉलम का ले रहे हो उसको डिलीट करना है। तो इसको डिलीट करने के बाद बचेगा 0 -1, तो यहाँ -1 आ गया। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट किया, यहाँ से आएगा 4 -3, तो 4 -3 आ गया 1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लेंगे 2 -0, तो ये आ जाएगा 2। फिर ऐसे ही आप निकालेंगे M21, तो M21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ से आ जाएगा 4 -3 1। M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे, आएगा 2 -9 -7। सेकंड रो थर्ड कॉलम लेंगे 1 -6 -5। M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 -0 2 आ गया। थर्ड रो सेकंड कॉलम
थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 माइनस 6 माइनस 5 एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 माइनस 4 माइनस 4। ये माइनर निकल गए। तो जब हम इसके कोफैक्टर निकालेंगे, कैपिटल ए से डिनोट करेंगे या कैपिटल सी से डिनोट करेंगे, तो यहां पर आपने देखा कि भाई यहां -1 है तो -1 ही आएगा, यहां +1 है तो यहां -1 हो जाएगा। यहां पर सम ऑड आ रहा है, यहां पर सम ऑड आ रहा है, यहाँ पर सम ऑड आएगा, यहाँ पर सम ऑड आएगा। इन चारों के साइन आपको चेंज कर देने, वैल्यू वही रहेगी। यहाँ पर 2 है, 2 आ जाएगा, इधर -5 है, +5 हो जाएगा, -7, इधर +1 आ रहा है, -1, 2, इधर -5 आ रहा है, +5, बाकी वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इस तरह से आप माइनर या कोफैक्टर निकाल सकते हो किसी भी डिटर्मिनेंट के। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पर कहता है कि एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट बाय एनी रो और एनी कॉलम। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम किसी भी डिटरमिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। दूसरी एक प्रॉपर्टी यहाँ पर ये बता रहा है कि लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कोफैक्टर इज ऑलवेज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। मतलब किसी भी डिटरमिनेंट के आप कोई भी पर्टिकुलर रो उठा लो, उसके एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा डिटरमिनेंट के बराबर ही आएगा। यानी अगर मैं A11 ये एलिमेंट लेता हूँ, पहली रो के मैंने 3 एलिमेंट ले लिए, अब इन तीनों एलिमेंट को इन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें A11 और फिर उनका सम करें A12 एंड A13, तो आंसर जो होगा वो डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर ही आएगा। चाहे आप किसी भी रो को ले लो या किसी भी कॉलम को ले लो। अगर मैं कॉलम ले लेता हूँ, मान लो मैंने कॉलम ले लिया, सेकंड कॉलम ले लिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये तो सेकंड रो हो गई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इधर लिखते हैं सेकंड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ सेकंड कॉलम के एलिमेंट हमने लिख लिए, इन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें हम A12 A22 एंड A32, तो भी आंसर हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर ही आएगा। ये दोनों वैल्यू आपकी सेम ही आएंगी। लेकिन अगर हम किसी रो को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम किसी एक रो के एलिमेंट्स को, जैसे मान लो हमारे पास फर्स्ट रो थी, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट आ गए, लेकिन हमने कोफैक्टर ले लिए सेकंड रो पे, और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके सम करोगे तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ऐसे ही कॉलम में भी होगा, आपने कॉलम 1 के तो एलिमेंट ले लिए, कॉलम 2 के या कॉलम 3 के कोफैक्टर ले लिए, तो आंसर उसका भी 0 ही आएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा होगा कि डिटरमिनेंट लंबा होगा, लेकिन प्रॉपर्टीज आप लगाओगे तो बड़ा सिंपल सा बन जाएगा। इसलिए सारी प्रॉपर्टीज अच्छे तरीके से एक बार फिर से रिकॉल कर लेनी है, समझ लेनी है। पहली जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या कहता है कि इफ ईच एलिमेंट इन ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज 0 देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। अगर किसी डिटरमिनेंट में सारे के सारे एलिमेंट किसी भी रो के 0 हो जाएं या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, तो बाकी यहाँ पर कुछ भी पढ़ा रहा हो, कुछ आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका जो आंसर है वो 0 के बराबर ही आएगा, कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी में कहता है इफ ईच एलिमेंट ऑन वन साइड ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए डिटरमिनेंट इज 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। मतलब क्या कह रहा है कि यहाँ पर अगर किसी भी डायगोनल एलिमेंट के एक साइड के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे 0 हो जाए। मतलब क्या हुआ, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। ये डायगोनल एलिमेंट आ गया हमारे पास, अब इसके एक साइड कौन सी, चाहे इधर की ले लो चाहे उधर की ले लो, अगर ये तीनों के तीनों एलिमेंट इसके 0 हो जाएं, अगर ये तीनों एलिमेंट इसके 0 हो जाए तो आंसर क्या आएगा डिटरमिनेंट का 2 × 3 × 4 सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट 2 × 3 × 4, ये आंसर आएगा आपका 0। ओ सॉरी 0 नहीं, 2 3 6 6 4 24। मल्टीप्लाई करने पर जो भी बनेगा वही आएगा, चाहे ये 0 हो जाए चाहे ऊपर वाले 0 हो जाए। अगर हम मान लो यहाँ पर लिख दें ऐसे 1 2 3 और ये तीनों के तीनों 0 हो जाएं, तो हमारा आंसर क्या बनेगा 1 × 2 × 3, तो ये बनेगा आपके पास 6। ठीक है, ये होगी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी।
थर्ड प्रॉपर्टी कहता है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। अगर हम किसी भी रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, मतलब रो कॉलम बना दें, कॉलम को रो बना दें, तो डिटर्मिनेंट पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये मान लो आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट है हमारे पास, और इसकी वैल्यू मान लेते हैं C1 C2 C3। इसकी वैल्यू मान लेते हैं कि एक डिटर्मिनेंट आ गया डेल्टा। डेल्टा को हम डिटर्मिनेंट के लिए डिनोट करते हैं। अगर हम इसके रो को कॉलम में बना दें, मतलब A1 A2 A3 को कॉलम 1 में कर दें, B1 B2 B3 को यहाँ पर कर दें, C1 C2 C3 को यहाँ कर दें, तो इसके डिटर्मिनेंट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ से एक प्रॉपर्टी आपकी बन गई, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन गई कि अगर आप डिटरमिनेंट निकालते हो ए का या फिर डिटरमिनेंट निकालते हो ट्रांसपोज का, तो दोनों आपस में बराबर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको मिली यहाँ पर, इफ़ एनी टू रो ऑफ ए कॉलम of a determinant are interchange then the value of determinant changes by minus sign only। पिछली प्रॉपर्टी में इस प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? पिछली प्रॉपर्टी में बोला कि उसने किसी एक रो को आप कॉलम बना दो, मतलब कॉलम को रो बना दो, रो को कॉलम बना दो, ट्रांसपोज कर दो। यहाँ पर ये कह रहा है कि किसी एक रो या किसी दूसरी रो को, क्या किसी कॉलम को आप किसी दूसरी रो या कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दो, तो डिटर्मिनेंट में माइनस साइन का डिफरेंस आएगा। मतलब यहाँ हुआ, अगर हमारे पास ये है हमारे पास डिटर्मिनेंट C1 C2 C3, इसका मान लो आंसर डिटर्मिनेंट डेल्टा आ रहा है, और मैंने अब क्या करा, रो 1 को रो 2 की जगह ले गया, रो 2 को रो 1 की जगह ले गया। तो यहाँ पर हो गया B1 B2 B3, और इधर आ गया A1 A2 A3, C1 C2 C3। तो आंसर पे माइनस साइन का फ़र्क आ जाएगा। जो पहले डिटर्मिनेंट जो भी आना था, मान लो यहाँ 10 आना था, यहाँ -10 हो जाएगा। अगर इधर -10 होगा तो इधर +10 हो जाएगा, माइनस साइन का फ़र्क आएगा। आप अगर एक बार और चेंज कर देते हो तो वापस साइन वही आ जाएगा जो ओरिजिनल साइन था हमारा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। मतलब अगर किसी डिटर्मिनेंट के कोई भी रो के सारे एलिमेंट आइडेंटिकल हो जाए, जैसे यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1 2 3, और यहाँ भी लिख दूँ मैं 1 2 3, तो यहाँ पर कुछ भी हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर 0 आएगा। या फिर प्रोपोर्शनल हो जाए। प्रोपोर्शनल मतलब अगर यहाँ 1 2 लिख रहा हूँ, 1 2 3, यहाँ पर लिख दिया 2 4 6, यहाँ पर अब कुछ भी लिख लो आप, इसकी रेशो 1/2 है, इसकी भी 1/2 है, इसकी भी 1/2 है, सबकी रेशो बराबर है, दैट मीन्स वो प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल भी हुए तो भी हमारा डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ही आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर, सम नंबर के, नॉट सेम, इट शुड बी सम नंबर के, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट इज k टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। मतलब अगर मैं यहाँ पर किसी डिटर्मिनेंट को लूँ, सपोज हमने यही डिटर्मिनेंट ले लिया, यही हमारा पेट डिटर्मिनेंट है, इसी को बार बार ले रहे हैं हम, इसकी वैल्यू मान लो आपके पास आ गई डिटर्मिनेंट यानी डेल्टा। अब ये कह रहा है कि आप इसकी किसी रो को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं इसकी एक रो को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ, मान लो मैं k से मल्टीप्लाई कर दूँ, बाकी दोनों में मैंने अभी कुछ नहीं करा, तो जो आंसर है उसमें भी ये k मल्टीप्लाई हो जाएगा, k इंटू डिटर्मिनेंट बन जाएगा। अगर मैं दूसरे रो को भी मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ k² बन जाएगा, और अगर तीसरे को भी मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ k³ बन जाएगा। यानी इन शॉर्ट यहाँ से हमारे पास एक प्रॉपर्टी बनी कि अगर हम डिटर्मिनेंट में सारे ही रो को या सारे ही कॉलम को मल्टीप्लाई कर दें किसी भी स्केलर से, तो जितना इसका ऑर्डर है, जैसे यहाँ पर ऑर्डर क्या था 3/3 था, तो k की पावर 3 आ गई। अगर ऑर्डर यहाँ पर 2/2 होता तो 2 बार k मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो k की पावर 2 बाहर आ जाती। तो जितना भी यहाँ पर ऑर्डर होगा उतनी टाइम्स k बाहर आ जाएगा इनटू में डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये भी हमारे पास एक बड़ी यूज़फुल प्रॉपर्टी है जो बहुत से क्वेश्चंस में हम यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7। If each element of a row or column of a determinant consists of a sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinant whose other rows are not altered। यहाँ पर कहता है कि अगर किसी रो या कॉलम में आपके पास कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसमें दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, जैसे मान लो यहाँ पर ये हो गया A1 प्लस में K1, A2 प्लस में K2, A3 प्लस में K3, और यहाँ पर बाकी की जो रो हैं वो ऐसे के ऐसे ही हैं। तो आप इसको दो अलग अलग डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हो बाय सेपरेटिंग दिस रो, ठीक है। एंड ऑल द अदर एलिमेंट्स ऑफ रो आर नॉट ऑल्टर्ड, मतलब ये चेंज नहीं होंगे, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। B1, B2, B3 ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे दोनों डिटरमिनेंट में। एक डिटरमिनेंट हम और बनाएंगे, उसमें यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज जो आएगा वो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आप A1, A2, A3 को आप इसमें अलग कर देंगे और यहाँ पर आप K1, K2, K3 को लिख देंगे। इस तरह से दो डिटरमिनेंट बन जाएंगे। एक बार में आप एक ही स्टेप कर सकते हो। मान लो सपोज यहाँ पर भी कुछ एडिशन में होता तो आप उसको नहीं कर सकते कि एक ही बार में आप दोनों को कर दो। एक बार में आप एक ही रो या एक ही कॉलम को सेपरेट कर सकते हो। अगर आपको दो को करना है तो फिर अगले स्टेप में करेंगे, इसको हम दो में तोड़ेंगे, इसको हम दो में तोड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। यहाँ पर कहता है इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट बी एडेड द इक्वी मल्टीपल ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ वन और मोर रो फॉर कॉलम देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज। मतलब हमारे पास जो डिटरमिनेंट है, सदाबहार डिटरमिनेंट हमारा, ये हमारे पास आ गया डिटरमिनेंट। अब ये कहता है कि अगर हम कुछ ऑपरेशन इसमें ऐसे लगाएं, अगर हम ये कहें कि भाई हमें R1 को मल्टीप्लाई करके R2 से फिर ऐड करना है, ठीक है। R2 को हमने K से मल्टीप्लाई करा और फिर उसमें R1 में ऐड करना है, तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब R1 को कैसे लिख देंगे, अब R1 यानी A1 प्लस में K टाइम्स ऑफ B1, A1 प्लस में K टाइम्स ऑफ B1, यहाँ पर आ जाएगा A2 प्लस में K टाइम्स ऑफ B2, यहाँ पर आ गया A3 प्लस में K टाइम्स ऑफ B3। और बाकी के जो एलिमेंट है इसमें तो हमने कुछ करना ही नहीं। तो जो डिटरमिनेंट है इसका ये यही रहेगा, डिटरमिनेंट पे कोई चेंज नहीं आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, आप जिसको चेंज कर रहे हो इसको मल्टीप्लाई नहीं करना किसी से, किसी दूसरे को मल्टीप्लाई करो। चाहे आप इसको कर दो, इसके साथ में आप R3 भी ले लो, बेशक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको एज इट इज़ रखना है जिसको आप चेंज कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 9। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो विद द कोफैक्टर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ सम अदर रो और कॉलम इज ए ज़ीरो। मतलब हम किसी भी एलिमेंट के किसी भी रो के या कॉलम के एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें। मतलब जैसे हमने कोफैक्टर हमने ले लिए A11, एलिमेंट ले लिए A11, A12, A13, जो फर्स्ट रो के हमने ये तीन एलिमेंट ले लिए। अगर हम इसको इन्हीं के कोफैक्टर के साथ ऐड कर दें, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर दें, तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा ये तो होता है डिटरमिनेंट के बराबर। ये प्रॉपर्टी ये वाली नहीं बोल रहा है, ये हमने पढ़ी थी किसमें, ये जो हमने कोफैक्टर पढ़ा उसमें हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी। इस प्रॉपर्टी में ये कह रहा है कि अगर हम इनकी बजाय किसी दूसरी रो के कोफैक्टर ले लें, इनकी बजाय हमने जो सेकंड रो है उसके कोफैक्टर ले लिए, तो आंसर हमारा 0 के बराबर आएगा। इस प्रॉपर्टी में ये आपको बताया गया है। ऐसे ही हम कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। हमने एलिमेंट तो ले लिए कॉलम 1 के, कोफैक्टर ले लिए कॉलम 2 के या कॉलम 3 के, तो आंसर क्या आएगा, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आंसर 0 आएगा। इफ A and B are the square matrices of the same order then determinant of AB equals to determinant of A determinant of B। दो मैट्रिक्स आपके पास है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकाल दो, या दोनों का डिटरमिनेंट अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट दोनों का सेम ही रहेगा। और इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम इससे कॉरोलरी पर पहुंचते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर AB ना होकर ये क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A,
तो इस प्रॉपर्टी का अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या बना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। यहाँ पर क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। तो ये जो पावर है ये पावर चली गई आपकी बाहर। तो इसी से हमारी एक प्रॉपर्टी ये बनती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर एन अगर आपको निकालना है तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल दो, उसकी रेज टू पावर एन कर दो, तो ये दोनों रिजल्ट आपके बराबर ही रहेंगे। उसके लिए आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ थी जो डिटरमिनेंट में आपको यूज़ करनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमने सीबीएसई एग्ज़ाम किया था उसमें ये डिलीटेड पोर्शन था, लेकिन अब ये डिलीटेड नहीं है, सीयूटी सिलेबस में ये है। तो यहाँ पर ये कहता है कि भाई अगर आपके पास ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स हैं, आपको इनका एरिया दिया, उनका वर्टेक्स ये दिया हुआ है, तो इनका एरिया हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए जब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला हम बनाते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है हमारे पास हाफ, जो भी ये वर्टेक्स हैं आप उसको लिख देंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ आ गया 1 1 1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल दे देगा। लेकिन ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन क्या एरिया नेगेटिव हो सकता है। अगर हम किसी ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं, आंसर आ रहा है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके -10, तो हम आंसर लिखेंगे कि -10 एरिया है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। हम एरिया में क्या करेंगे, उस माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर देंगे। इफ डिटर्मिनेंट गिव्स माइनस साइन, if determinant gives minus sign, then we can neglect its negative sign। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल -10 आ जाता है तो हम आंसर जब देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का -10 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे +10 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट आपको लिखना ज़रूरी है। उसके बाद तीसरी चीज़ इसमें क्या है कि अगर ये तीनों पॉइंट मान लो एक ही लाइन के ऊपर दे दिए, उसने कहा कि ये पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन के ऊपर हो, मतलब इनको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो इनसे कोई ट्राइंगल तो बनने के चांस ही नहीं है। अब ट्राइंगल ही बनने के चांस नहीं है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बनेगा हमारा 0 के बराबर। तो कब, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड ये 3 टर्म्स हैं, ये तीनों ध्यान रखना। क्वेश्चन इसका आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट हमें कैसे निकालना है, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एडजॉइंट के बारे में क्या बताता है ये कि लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, मतलब कम से कम 2 या उससे ज़्यादा का ऑर्डर होना चाहिए। देन द एडजॉइंट ऑफ ए इज़ द ट्रांसपोज ऑफ द को फैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड इट इज़ डिनोटेड बाय दिस। तो हमने को फैक्टर निकालने सीख ही चुके हैं हम। को फैक्टर का अगर आप ट्रांसपोज कर दो, जो को फैक्टर हमने निकाले थे, को फैक्टर में भी ये प्रॉपर्टी थी कि n जो है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो वही प्रॉपर्टी एडजॉइंट के लिए भी अप्लाई होगी। तो आपने को फैक्टर निकाले, को फैक्टर निकालने के बाद कर दो उनका ट्रांसपोज, दैट इज़ कॉल्ड एडजॉइंट। तो को फैक्टर जब हम निकालते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं। अगर मेरे को एडजॉइंट लिखना होगा तो मैं क्या करूँगा, जो को फैक्टर निकाले हैं उनको लिख देंगे हम, को फैक्टर फर्स्ट रो के निकालेंगे, इनको लिख देंगे हम कॉलम में। फिर यहाँ सेकंड रो के को फैक्टर, इनको सेकंड कॉलम में लिख देंगे, और फिर थर्ड रो के को फैक्टर, इनको थर्ड कॉलम में लिख देंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट में सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये है, एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ बी को अगर एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करते हो तो एडजॉइंट ऑफ ए बी के बराबर होगा। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज का आप एडजॉइंट निकालो या फिर आप एडजॉइंट का ट्रांसपोज कर दो, दोनों आपस में सेम ही रहते हैं।
थर्ड प्रॉपर्टी में कहता है कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-2 इंटू ए। यानी आप एडजॉइंट ऑफ ए का फिर दोबारा एडजॉइंट निकालना चाह रहे हो, तो आपको एडजॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप डिटर्मिनेंट निकालो, उसकी पावर n-2 करो और उसको a से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। फोर्थ में कहता है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए इन रेज टू पावर n-1। और फिफ्थ प्रॉपर्टी में कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n। सिक्स प्रॉपर्टी में कहता है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में i इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आप a को किसी उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दो और फिर एडजॉइंट ऑफ ए को a से कर दो, मतलब दोनों को आप a कर दो बेशक, तो आपका जो आंसर है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर आएगा। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इन प्रॉपर्टीज़ के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आगे करेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चन से और समझेंगे इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है और टॉपिक आता है सिंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स? तो सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती हैं जिसका आप डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट उसका इक्वल्स टू 0 आ जाए, उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट अगर हमने निकाला और ये इक्वल्स टू 0 आ गया, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। अदरवाइज ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे, 0 आ गया तो सिंगुलर है। ये सिंगुलर प्लूरल वाला केस नहीं है, ठीक है, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर वाला केस है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। A square matrix A of order n is invertible if there exists a square matrix of the same order such that AB equals to I equals to BA। अगर हम A को B से मल्टीप्लाई करें या B को A से मल्टीप्लाई करें और वो बराबर आ जाए I के, तो उस केस में हम ये कहते हैं कि A is the inverse of B, या फिर हम कह सकते हैं कि B is the inverse of A। तो आप जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हो, A B का इन्वर्स होता है और B ए का इन्वर्स होता है। आप इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जैसे मर्जी यूज कर सकते हो। सम प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और इन्वर्स का क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा, एग्जाम में जरूर आएगा इन्वर्स का क्वेश्चन। क्या कहता है? एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पॉसेस ए यूनिक इन्वर्स। हर एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का एक ही यूनिवर्स होता है, इन्वर्स होता है, ठीक है, एक ही होता है, यूनिक होता है, ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब है आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने डिटर्मिनेंट अपने एक मैट्रिक्स दे रखी है, उस मैट्रिक्स का आपसे इन्वर्स पूछा गया है, उसके डबल आंसर नहीं हो सकते, उसका एक ही आंसर होगा, यूनिक इन्वर्स होगा। इफ़ ए इज़ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन ए इन्वर्स इक्वल्स टू ए। अगर ए कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए इन्वर्स का अगर आप फिर से इन्वर्स करोगे, ए इन्वर्स का अगर आप फिर से इन्वर्स करोगे तो आपके पास वो ए के बराबर ही आएगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट नॉन सिंगुलर देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल है। इन्वर्स पॉसिबल है तो इन्वर्स हम कैसे निकालते हैं, ये हमारे लिए इन्वर्स का फार्मूला है, ए इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इफ ए एंड बी आर टू इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी इज आल्सो इन्वर्टिबल। ए इन्वर्टिबल है, बी इन्वर्टिबल है, तो उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। और यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बनेगी कि ए बी का इन्वर्स निकालोगे तो ये बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के बराबर होगा। जैसे ट्रांसपोज में था बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, सेम ऐसी इन्वर्स में प्रॉपर्टी यूज होती है। 6 प्रॉपर्टी में कहता है इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज इज आल्सो इन्वर्टिबल। ए इन्वर्टिबल है तो ए ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल है, और ए ट्रांसपोज का इन्वर्स करोगे तो ए इन्वर्स का ट्रांसपोज कर दो, बात एक ही है। पहले ट्रांसपोज किया फिर उसका इन्वर्स निकाला, या पहले इन्वर्स किया फिर ट्रांसपोज निकाला, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स। यहाँ पर दोनों फार्मूला में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर ए इन्वर्स है खाली, यहाँ पर डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ डिटर्मिनेंट निकालोगे तो यह आएगा 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
उसके बाद आता है हमारे पास सॉल्यूशन, कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स इक्वेशन कोई इक्वेशन दी हुई है, लीनियर इक्वेशन दी हुई है, उसके सॉल्यूशन आपको फाइंड करने हैं। तो आपने जो 12th क्लास में पढ़ा था उसमें क्रैमर रूल भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैट्रिक्स मेथड है, क्योंकि जो कोर मैथ है उसमें क्रैमर रूल है नहीं। तो ये पोर्शन दोनों का कॉमन पोर्शन है, तो इसलिए सिर्फ मैट्रिक्स मेथड आपको पढ़ना है। अब मैट्रिक्स मेथड में क्या होता है कि आप कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हो। अगर आपने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला, अगर आपने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला और नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, तो सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। और वो यूनिक सॉल्यूशन हम निकालते कैसे हैं, उसके लिए हम यूज़ करेंगे x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। और सिस्टम जो है कंसिस्टेंट होता है, ठीक है, एक सॉल्यूशन होता है और सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। अगर आपने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला और ये आपका 0 आ गया, यहाँ पर डिटरमिनेंट का ही साइन है, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला, ये 0 आ गया, तो फिर आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर भी दो सीन आएंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी, अगर ये 0 आ गया तो आप कहोगे सिस्टम कंसिस्टेंट तो है लेकिन डिपेंडेंट है। सिस्टम इज कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट एंड हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन आप बता नहीं सकते। अगर डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, तो उस केस में हम कहेंगे सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है और सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन और कंसिस्टेंसी, ये दो चीज़ आपसे पूछी जा सकती हैं कि विच टाइप ऑफ सिस्टम इज़ दिस एंड हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर। तो आपने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला, नॉट इक्वल्स टू 0 आया, तो एक सॉल्यूशन है, सिस्टम कंसिस्टेंट है। डिटरमिनेंट ऑफ बी अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 आ गया, फिर आप ये निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, अगर ये भी 0 आ गया तो भी सिस्टम कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया तो सिस्टम का कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है और सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है। अब लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन अगर आता है, सॉल्यूशन आपसे पूछता है, तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो। आपको लगता है कि भाई आप सिंपल एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे कर सकते हो, इससे कर दो, भाई MCQs है, एक्सप्लेन नहीं करना, आंसर सही होना चाहिए। तो ये सारा आपका जो डिटरमिनेंट टॉपिक था उसका सारा मैंने कंसेप्ट आपको करा दिया है। जो जो डिटरमिनेंट में CUT में आना है, ये सारा का सारा बेसिक हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करेंगे इसकी क्वेश्चन की। सुपर 30 सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है, मानी एक टॉपिक के आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। और मैं गारंटी तो देखो फिर वही बात है, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है दुनिया में, हाँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उन 30 क्वेश्चंस में से या उसके जैसे क्वेश्चंस में से ही आपके एग्ज़ाम में ज़रूर फंसेंगे। तो जो ये सुपर 30 वाली सीरीज़ है, कोई भी बच्चा मिस ना करे। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो नहीं देख रहा है, आप देख रहे हो, आप उसके सच्चे दोस्त हो, तो भैया उसको बता दो उसको, ताकि उसकी भी CUT की प्रिपरेशन यहाँ पर वो अच्छी तरीके से कर सके। और आपकी CUT की प्रिपरेशन के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कंटिन्यू आपको मैं कंटेंट दे सकूँ, लेकिन कंटेंट आपको अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को प्रेस करके रखो और अपने फ्रेंड से भी करवाओ, ताकि कंटेंट उन तक भी जल्दी से जल्दी पहुँच सके। ठीक है, दोस्ती निभाओ और शेयर करो जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट के साथ और डिटरमिनेंट के सुपर 30 क्वेश्चंस के साथ। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।